अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई है। 30,941 हो गई है और पाकिस्तान दुनिया में कोरोना से मुतासरा मुमालिक की फहरिस्त में 19वें नंबर पर आ गया है। मगर अभी मुल्क में इस वबा का पीक नहीं आया है। मगर इसके बावजूद कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए नाफिज किया गया लॉकडाउन आज तकरीबन 50 दिन बाद नरम कर दिया गया। कारोबार दोबारा शुरू करने की इजाज़त मिलने के बाद मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में बाजार और दुकानें खोल दी गई। सनती शोबे से वाबस्ता दुकानें और मार्केटें भी खुल गईं, मगर शॉपिंग मॉल्स अब भी बंद हैं और उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। कोरोना के फैलाव के दौरान आज तकरीबन पौने 2 महीने के बाद मुल्क भर के बाजार और दुकानें खोली गईं। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होते ही लोगों ने खरीदारी के लिए बाजारों और दुकानों का रुख किया, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का रश बढ़ गया। मगर इस दौरान समाजी फासले और दीगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। ताजिर बिरादरी ने जो वादा हुकूमत से किया था SOPs पर अमल दरामद करने का, उस पर आज अमल दरामद नहीं हुआ। न शहरियों ने किया, न ज़्यादातर ताजिर बिरादरी उस पर अमल दरामद करती नजर आई। कराची में कारोबार की इजाज़त मिलने पर शहर की छोटी बड़ी मार्केटें और दुकानें खुल गईं, जिसमें सदर, तारिक रोड, हैदरी मार्केट, जैनब मार्केट, जमजमा, सदर प्लाजा, नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों के बाजार और दुकानें भी शामिल हैं। मगर इस दौरान हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे की पासदारी नहीं की गई। लॉकडाउन खुलने के बाद कराची के बाजारों में क्या सूरत हाल रही, वो हम आपको दिखाएंगे। लाहौर का हाल दिखाएंगे, पेशावर का हाल दिखाएंगे कि कहीं भी पासदारी नहीं हो रही, ना लोगों ने की, ना ही ताजिर बिरादरी ने की। कराची की तरह लाहौर के बड़े बाजार भी खुल गए, जिसमें अनारकली बाजार, मोची गेट, शाह आलम मार्केट, माल रोड, लिबर्टी और MM आलम मार्केट समेत दीगर इलाकों के बाजार और दुकानें शामिल थी। मगर लाहौर में भी समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया और SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस हवाले से तफसील देखिए जी न्यूज़ की नुमाइंदा नबील अली की रिपोर्ट। लाहौर में शाह आलम मार्केट, मोची गेट, सर्कुलर रोड, माल रोड, हाल रोड, अनारकली बाजार, नीला गुंबद, पुरानी अनारकली, बिटन रोड, ब्रांट रोड, इचरा, लिबर्टी मार्केट और MM आलम रोड समेत तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुल गईं। हर तरफ गहमा गहमी। सिर्फ हफीज सेंटर में SOPs पर अमल किया गया। दीगर मार्केटों में इक्का दुक्का लोग मास्क लगाए दिखाई दिए। ना कहीं सैनिटाइजर, ना ही हिफाजती गेट। समाजी फासले के असूल की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। दुकानदार कहते हैं कि लॉकडाउन का वक्त मुश्किल था। पीर ता जुमेरात सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाजत दी गई है। इस वक्त के दौरान तो गाहक आते ही नहीं। 2 माह में हम घर में रहे और घर में जाके हमारा बड़ी मुश्किल गुजारा हुआ है। वैसे कि वैसी है जैसे लॉकडाउन से पहले था, और इन्होंने एक जो टाइमिंग दे दी है 5 बजे तक, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जूतों, कपड़ों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्लास्टिक और हार्डवेयर के अलावा हिजाम की दुकानें भी खुल गई। संजीदा हलकों का कहना है कि लोगों का गैर संजीदा रवैया देखकर खौफ आ रहा है। एक जानिब तो कोरोना तेजी से फैल रहा है, तो दूसरी जानिब शहरी इससे बचाव के जारी SOPs को खातिर में नहीं ला रहे। प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के लिए कैमरामैन जवाद हैदर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। शहरी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद पेशावर में भी बाजार खुल गए, मगर वहाँ भी पाबंदियों का ख्याल नहीं रखा गया। वहाँ क्या सूरत हाल रही, देखिए पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली की रिपोर्ट। लॉकडाउन में नरमी के बाद पेशावर में बाजारों की रौनकें बहाल हो गईं। खरीदारों की बड़ी तादाद ने ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख किया। इस वक्त हम पेशावर के मसरूफ तरीन बाजार मुस्लिम मीना बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए आए हैं। हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बेशतर लोगों ने ना ही मास्क पहने हुए हैं और ना ही जो है समाजी फासले का ख्याल किया जा रहा है। दुकानों के अंदर भी खरीदारों की भीड़ थी और समाजी फासला रखने की एहतियाती तदबीर पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। बहुत ज्यादा रश है, बेहद रश है, कोई आ जा नहीं सकता, ना पुलिस के ख्याल कोई ख्याल कर रहा है। हुकूमत को देखो, ये हुकूमत कोरोना को ज्यादा करना चाहते है, इसीलिए इसने लॉकडाउन खोल दिया। इतनी रश में कौन क्या किससे एहतियात करे। पूची बाजार, किसाखानी बाजार और शाहीन बाजार समेत मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारों का रश था। अंदरूनी शहर और नवाई इलाकों में हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जियाँ देखने में आई। कैंट में दुकानदार अजीब मुश्किल से 2-4 थे। वो खुद तो हुकूमती SOPs पर अमल पैरा थे, ताहम गाहक न हुकूमत की मान रहे थे और न ही दुकानदारों की। कस्टमर को भी चाहिए कि अपनी हिफाजत करे और मास्क पहने, सैनिटाइजर अपने साथ रखे। 80% लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, ये नहीं है कि नहीं पहने हुए। 20% लोगों ने उतारे हैं, बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी है, लेकिन पहनने चाहिए, ज़रूरी है जी। अंदरूनी शहर और नवाई इलाकों में हुकूमती ऐलान के बरक्स दुकानदारों ने 2 रोज कबल ही दुकानें खोली। दूसरी जानिब जिली इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की और दर्जनों मेगा स्टोर्स को सील और मैनेजर्स को गिरफ्तार किया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के लिए कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शकील फरमान अली, पेशावर।
ताजिर बरादरी मुसलसल कह रही थी कि SOPs बना दें, हम उन पर अमल दरामद कराएंगे, जो SOPs बनाने हैं बना दें, मगर आज ऐसा हुआ नहीं। ना अवाम ने किया, ना ताजिर बरादरी इस पर अमल दरामद करा पाई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची की ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब, साथ सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे कि वो अब क्या करेंगे। अतीक मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आप लोगों ने वादा किया था, अमल दरामद नहीं हुआ SOPs पर, जो वादे आप लोग कर रहे थे। जी आज नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है, आज नहीं हो सका और उम्मीद भी नहीं थी कि हो सकेगा। मतलब उम्मीद क्यों नहीं थी? आप लोग वादा कर रहे थे, जाहिर है जब आप मुआहदा करते हैं हुकूमत से तो उम्मीद की बुनियाद पर ही करते होंगे, उम्मीद क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि जब 2 माह की बंदिश के बाद ये लॉकडाउन को नरम किया गया, लोगों को कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई, तो बिल्कुल ये ऐसी सूरत हाल थी जैसे शादी के मौके पे पहली आवाज़ आती है खाना खोलने की, तो आप देखिए एक हड़बूंग होती है। तो इसी तरह जब आज पहला दिन था, आज लोग भी बड़े इश्तियाक से निकले, एक गैर यकीनी कैफियत थी, एक जोश था, एक जश्न था, तो उसमें कोई पौना शहर उमड़ आया, जिसने ख़रीदारी करनी थी वो भी, जिसने ख़रीदारी नहीं करनी थी वो भी। तो इसलिए मैं आज इंतज़ामिया से भी मेरी बात हुई, मैंने यही कहा कि आज चूँकि पहला दिन है और एक कैद खाने का दरवाज़ा खुला है तो सारे बाहर आ गए, लेकिन जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना था, जिन लोगों ने मोहतात रहना था वो रहे, उन्होंने इसकी पासदारी, इसकी पाबंदी की। मतलब मगर जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं, उनकी जो ज़ाहिर तंजीमें हैं, आप उनसे तो कहें ना कि जो दुकानदार हैं वो अमल दरामद कराएं, आवाम की जिम्मेदारी है। आवाम को हम इस प्लेटफॉर्म से भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है कि अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने घर वालों का, मगर वो इस पर अमल दरामद कराए ताकि हुकूमत कोई और एक्शन लेने पर ना मजबूर हो या फिर ये वायरस ही ना फैले, क्योंकि ज़ाहिर सबका नुकसान होगा इसमें। देखिए, इससे बढ़कर मैं क्या बात कहूँ, मैंने इससे पहले भी आपके शो में भी ये बात कही है और हर तकरीबन जहाँ भी मेरी बात हुई है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस से एहतियात के तकाजे ताजिर अगर पूरे नहीं करता तो जहाँ जहाँ ये वालिशन है उसे सील कर दें, और जिस मार्केट में ये बेहतियाती ज़्यादा तौर पर है, बेशक पूरी मार्केट सील कर दें। देखिए, हमें पहले आवाम को बचाना है, पहले अपने आप को बचाना है। बेशक कारोबार भी एक ज़रूरत है, ये भी एक मुआशी मौत भी एक बड़ी अज़ियतनाक है, लेकिन अगर हम मौका मिलने के बावजूद उसको अवेल ना करें तो फिर हमें हक नहीं है कि हम कोई सहूलत मांगे। सर, जो हुकूमत करेगी वो करेगी, मगर हुकूमत कह रही थी कि हमने जान बचानी है, आप लोग कह रहे थे कारोबार नहीं खुलेगा तो हम वैसे ही मर जाएंगे। अब जब कारोबार खुला है तो आप लोगों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सारी ताजिर बरादरी जो है इसको यकीनी बनाए, आवाम की भी जिम्मेदारी और फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है ज़ाहिर है कि वो SOPs पर अमल दरामद कराए, अगर नहीं हो रहा तो सील कर दे, मार्केटें बंद कर दे। देखें, मुझ समेत जो ताजिर जितने भी नुमाइंदगान हैं उनकी एक बड़ी एफर्ट रही है। मेरी तो कोई एक दुकान ही है ना, उन ताजिर रहनुमाओं की भी कोई एक आधी होगी। हमें दुख होगा अगर दोबारा से ये सहूलत वापस हुई। हमने आज इंतज़ामिया ने हमें काफ़ी मतून किया, उन्होंने कहा कि यार ये आप लोग इतना भी नहीं करवा सके। फिर हमने जब मार्केटों का जायज़ा लिया तो हमें हौसला भी हुआ, बहुत सी मार्केटों में इसकी पाबंदी की भी गई, वहाँ इंतज़ामिया के अफसरान को भी बुलाया गया। लेकिन कुछ मार्केटें जो ईद की रिवायती सेल के हवाले से मशहूर हैं और वो सदर में वाक़ हैं, वहाँ हमने देखा कि खवे से खवा चल रहा है, आदमी पे आदमी चढ़ा है, एक हजूम है जो मार्केटों में घुस आया है, तो एक जुलूस की शक्ल थी। यकीनन ये अफसोसनाक मुकाम है, ये बहुत ही ख़तरनाक लम्हात हैं। तो हमने इंतज़ामिया से वादा किया है कि ये चूँकि पहला दिन था और 1 से 2 दिन में लोग नॉर्मल होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कहूँगा थोड़ा दौरानिया बढ़ा देना चाहिए। इफ्तार के बाद भी अगर ईद तक शॉपिंग की इजाज़त दी जाए तो मुमकिन है कि लोगों को ये सुकून आ जाए कि उनके पास वक्त मौजूद है। देखिए, थोड़े से दिन हैं ईद में और उसमें आप अगर 5 बजे तक लोगों को 4 बजे तक महदूद कर देंगे तो फिर इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। दूसरी, गर्म मौसम की वजह से लोग दोपहर में निकलने से गुरेज करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इफ्तार के बाद ख़रीदारी करें। आपने देखा होगा ये ईद की ख़रीदारी का तो यही मंज़र होता है। तो इसलिए मैं ये हुकूमत से भी अर्ज़ गुज़ार हूँ कि वो मौका दे कि इफ्तार के बाद भी ईद की शॉपिंग के हवाले से दुकानें खुल सकें।
अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, आप ही ने मुज़ाकरात किए थे और मुनासिब बात कर रहे हैं इस हवाले से कि वो अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं कि जी ताजिर बरादरी ने जो आज SOPs पर अमल दरामद करना था वो नहीं किया। अब आप लोग बड़ी सख्ती करते थे, आपने ताजिर बरादरी से मुज़ाकरात किए, उसके बाद ये SOPs पर अमल दरामद कराना आप लोगों की भी जिम्मेदारी थी, नहीं हो सका तो जो ख़तरा, और ख़ुद चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, तो उस डर में फिर इजाफा हुआ है, जो इतने दिन बंद रखकर फैलाव को रोका गया था उस पर पानी फिर गया। शाहजेब आप ठीक कह रहे हैं, और देखें यही शायद वजह थी जिसकी वजह से हम थोड़ा रिलेक्टेंट भी थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो दोस्त हैं, ताजिर हैं, वो उस बात को अंडरस्टैंड करें, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके भी अपने मसाइल थे और जो कुछ आज हुआ है ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। एक तो ताजिर हमारे दोस्त हैं, उनको ख्याल करना चाहिए, SOPs पर अमल दरामद करें। दूसरा मैं समझता हूँ कि शहरियों को खुद भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी का आप ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर इम्प्लीमेंट कराएं चीज़ों को। खुद जब तक लोग रियलाइज़ नहीं करेंगे, एक एक शहरी एहतियात नहीं करेगा, एक एक दुकानदार एहतियात नहीं करेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल है। हुकूमत के लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए प्रैक्टिकली ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि वो जाकर ज़बरदस्ती जो है चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करवाएं। तो हालात वैसे ही हमारे यहाँ कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिस तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर इतने बड़े पैमाने पर वायलेशंस होती रही और बेहतियाती होती रही तो मुझे तो बहुत परेशानी हुई है आज की सूरत हाल देख कर। अल्लाह ताला रहम करे। अगर इतनी लापरवाही हमने की तो मुझे तो बहुत हालात ख़राब लगते हैं। ज़ाहिर है ताजिर के और हुकूमत के साथ साथ अवाम की भी जिम्मेदारी है, और ऐसे ममालिक की मिसालें हैं जनूबी कोरिया में, जापान में, साथ ही हांगकॉन्ग में, जहाँ पर अवाम ने हुकूमत का साथ दिया है भरपूर अंदाज में और जिम्मेदारी का सबूत दिया। हमारे अवाम नहीं दे रहे हैं। अब नहीं दे रहे हैं तो फिर आप लोग करेंगे क्या? वो कह रहे हैं सील कर दें जी आप मार्केटें अगर अमल दरामद नहीं होता। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आप वक्त बढ़ा दें, वक्त कम होता है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, मगरिब के बाद भी अगर आप खोल दें तो रश कम होगा और जिसकी वजह से ये जो पासदारी नहीं हो रही है वो हो पाएगी। शाहजेब, अगर आप याद रखें कि हमने जब शुरू में ये बाज़ार वगैरह बंद करना शुरू किए थे तो इनिशियली ग्रोसरी शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स और जो दीगर ज़रूरी अशिया की दुकानें थी उनको हमने 24 घंटे के लिए खुला रखा था। लेकिन हमने ये कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर लोग घरों से बाहर ना निकलें। तो हो ये रहा था कि 24 घंटे लोगों को कोई ना कोई जवाज़ मिल जाता था घर से बाहर निकलने के लिए। हम अगर कोई टाइम लगा रहे हैं, कोई पाबंदी लगा रहे हैं 4 बजे की, तो उसका मकसद ये है कि कम से कम कोई 8-9 घंटे का एक किस्म का कोई लॉकडाउन हो जाए। अगर हम ये इजाज़त दे देंगे कि लोग किसी भी वक्त जाएं, 24 घंटे जाके शॉपिंग कर लें, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि दिन की रोशनी में कोई शायद 2% लोग भी नहीं जाएंगे और तमाम की तमाम हमारी जो आबादी है वो इफ्तार करने के बाद घरों से निकलेगी और जितना मजमा आपको दोपहर में नजर आए इससे ज़्यादा रश होगा। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस है जो हमने 24 घंटे पहले रखा था। तो मैं नहीं समझता कि इससे हम कोई कंट्रोल कर सकेंगे। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी, हमें अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करना होगा और हर शख्स को ये समझना चाहिए कि ये उनकी अपनी सेहत और अपनी जान के लिए बहुत ज़रूरी है जो हम कह रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता जो दुकान पे बैठे हुए लोग हैं वो भी मुतासर होंगे, जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो भी मुतासर होंगे। मतलब अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? या तो आप ताजिर बरादरी के साथ बैठे हैं कि भाई आगे कैसे करना है, क्योंकि अगर ये खोलने के नतीजे में होना ये है कि एक तो वायरस भी और फैल जाए और आप बाद में दोबारा दुकानें बंद कर दें तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहले ही एक्शन ले लें ताकि बाद में दो तरफा नुकसान ना हो रहा हो हमारा। बहरहाल एक कमिटमेंट है ट्रेडर्स की हमारे साथ और हमें ये अंदाज़ा था कि पहले दिन शायद मुश्किल होगी, लेकिन इतनी मुश्किल होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। शायद मेरी तवक्कुआ से बहुत ज़्यादा हुई है और आहिस्ता आहिस्ता शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हुई तो हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि वो दुकानें जो फॉलो नहीं कर रही हैं हमारी जो कंडीशंस हैं हम उनको सील कर देंगे। मतलब साथ में जो बड़े बड़े मॉल्स हैं या छोटे बड़े मॉल्स हैं उनकी तरफ से जिनकी दुकानें वहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो कितने लोग मॉल के अंदर एंटर होंगे, कितने लोग निकलेंगे किस शॉप पर, ये सब चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, SOPs पर की पासदारी हो सकती है बजाय इन दुकानों के और इन मार्केट्स के। मगर उसके बावजूद हमें नहीं खोला गया। हमारे पास तो स्टाफ होता है, हम उसकी पासदारी करा सकते हैं। तो क्या वजह है कि मॉल्स को नहीं खोला गया और ये शॉप्स खोल दी गई हैं, ये मार्केटें खोल दी गई हैं और नज़र आ रहा है कि पासदारी नहीं हो रही? देखिए, एक तो ज़ाहिर है वो जो NCC की मीटिंग के डिसीजंस हैं उसमें ये शॉपिंग मॉल्स और बड़े प्लाजास को बंद रखने की बात की गई है। लेकिन चूंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं सुनता हूँ वो मैं आपके शेयर भी कर देता हूँ। हो सकता है कि कोई
मुख्तलिफ बात भी इससे कहे, लेकिन ये चीज़ भी कही गई है कि जो अंडर वन रूफ होते हैं और जो जिनमें ताज़ा हवा नहीं आ रही होती, बंद होते हैं, पैक होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, वो शायद थोड़े से निस्बतन ज़्यादा इम्कान होता है कि वहाँ वायरस तेज़ी से फैल सकता है। मुमकिन है एक ये वजह हो, लेकिन जो आप कह रहे हैं ज़ाती तौर पे तो मेरा भी ये ख्याल था कि शायद हम ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं मॉल्स को, लेकिन अभी तक चूंकि एनसीसी के डिसीजन के मुताबिक इन पर पाबंदी है, लिहाजा वो बंद है। मतलब ये आर्गूमेंट तो वो लोग भी दे सकते हैं जिनकी इंडस्ट्रीज बंद है, चूंकि जिन इंडस्ट्रीज को हमने इजाज़त दी है अंडर दी एसओपीज, वो शायद बेहतर बिहेव कर रहे हैं, उनके यहाँ एसओपीज फॉलो भी हो रही हैं, तो इसकी बुनियाद पर तो जो इंडस्ट्रीज बंद है वो भी कह सकती है कि जी हमें आप उन्हीं एसओपीज के तहत काम करने की इजाज़त दे दें, तो वो उनका ज़्यादा वैलिड आर्गूमेंट है, चूंकि हम उनके पास एग्जाम्पल मौजूद है कि वो फॉलो कर रहे हैं। तो बहरहाल बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन देखिए हम एक एक चीज़ खोलते जाएंगे, जब आखिरी भी रह जाएगी तब भी वो आकर कहेगा कि मुझे खोल दें। तो लोगों को समझना चाहिए कि 26 फरवरी 2020 को जो इस मुल्क के अंदर हालात थे, उन हालात में हम आज या आने वाले कुछ महीनों में नहीं आ सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को शायद बंद रखना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तकलीफ और जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है ना वो लोगों को करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सैयद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज तवक्को थी अवाम से, ताजिर बिरादरी से कि वो अमल दरामद करेगी, एसओपीज़ पर एहतियात करेगी। नज़र आएगा कि बतौर कौम हम कितनी एहतियात कर रहे हैं सारे के सारे मामले में, और ऐसी मिसालें मौजूद हैं दूसरे ममालिक से, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिर आज एक और उम्मीद थी कि हमारी जो लीडरशिप है वो एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करेगी, वो भी नज़र नहीं आया। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसे बुलाया कोरोना की सूरत हाल पर बहस करने के लिए था, जायज़ा लेने के लिए था, मगर इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, बयानबाजी होती रही। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि पीपल्स पार्टी पहले वफाक की पीपल्स पार्टी से खुशबू आती थी, अब सूबाइयत की बू आ रही है। वज़ीर आला सिंध अपनी कोशिशों के बावजूद सिंध में लॉकडाउन मौसर तौर पर नाफिज नहीं करा सकते, जानते हुए कि 18वीं तरमीम 2010 से आ चुकी है। हमने कोशिश की है कि सूबों को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाए। वो अगर समझते हैं कि कोई उन्होंने नोक पलक दुरुस्त करनी है फेडरल फैसलों पर, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। मैं बिल्कुल कहूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मैं इनकी जमात का हिस्सा रहा हूं। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बेहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूं कि आज वफाक की सोच सूबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। पेंडेमिक कौन सा तकाजा कर रहा है कि हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आज पाकिस्तान कार्ड की जरूरत है। पूरी कौम इस बात की गवाह है कि मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। डिफेंस में हुआ, क्लिफ्टन में हुआ, लियारी में नहीं हुआ, स्लम्स में नहीं हुआ, कच्ची आबादियों में नहीं हुआ, रूरल सिंध में नहीं हुआ। थरपारकर, उमरकोट, पीर जो गोट की कैफियत आपके सामने है और पीर जो गोट की पूरी कौम ने देखा कि वहाँ कैफियत क्या है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के जवाब में, इल्ज़ामात के जवाब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वफाक नाकाम कर रहा है, नाकाम करने दे रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क का वज़ीर सेहत भी है, आज भी नेशनल असम्बली सेशन में मौजूद नहीं है। 2 टेस्टिंग लैब्स का वादा वफाकी हुकूमत ने हमसे किया। वफाकी हुकूमत की तरफ से वो लैब्स अब तक सूबाई सिंध में दिया नहीं गई हैं और वफाकी हुकूमत की तरफ से वो सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को भी नहीं मिल रही। जितने भी मेहनत करे, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर कोशिश अंडरमाइन किया जा रहा है, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर मैसेज अंडरमाइन किया जा रहा है, तो हमारा कोशिश नाकाम रहेगा। उसका नुकसान मेरा और आपको नहीं होगा, उसका नुकसान इस मुल्क के अवाम को होगा। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग लड़ी गई थी। उस वक्त हमने नहीं कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व सब्जेक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा खुद लड़े। जब सैलाब आया था, सुपर फ्लड आया था, उस वक्त हमने नहीं कहा था कि फ्लड तो इधर से आ रहा है, वो खुद संभाले। एक तरफ जहां हम काम करने की कोशिश करते हैं वहां हम मदद करने को तैयार नहीं।
दूसरी जगह जहां हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वहां आप काम करने नहीं दे रहे हैं, और फिर आप कहते हो कि मैं क्यों रो रहा। मैं सिर्फ सिंध के लिए नहीं बात कर रहा हूं, पूरा पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। और आपको जिस तरीके से आप अपना हुकूमत करते हो, अपना सियासत करते हो, आपने पैंडेमिक के दौरान ये आदतें छोड़नी है। हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, जगह जगह जाने को तैयार है, कहने को तैयार है कि ये हमारा वजीर आजम इमरान खान है। अब्दुल ने आज तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा के हवाले से भी बात की और कहा कि उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात से कंफ्यूजन फैल रही है। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे सिंध से ताल्लुक रखते हैं, वो जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं उससे इस मुल्क के अवाम को वो कंफ्यूज कर रहे हैं। जब इस किस्म के बयानात आते हैं कि सिंध हुकूमत जानबूझ के कोरोना के पेशेंट्स के तादाद में इजाफा कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर, इट इज नॉट अ बैड रिफ्लेक्शन ऑन द पीपल ऑफ सिंध, इट इज अ बैड रिफ्लेक्शन ऑन दोज हु गिव सच स्टेटमेंट्स। बिलावल भुट्टो खुर्रम शेर ज़बान की तरफ इशारा कर रहे थे, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि सिंध हुकूमत कोरोना से मुतालिक एदाद शुमार बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही। कोरोना से जितना सुबह सिंध को नुकसान हुआ सिंध हुकूमत की वजह से, इतनी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। झूठ की बुनियाद के ऊपर रोजाना जो है ये फिगर्स को बढ़ा दिया जाता है। हम तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मालूम करते हैं, तो पता चलता है कि कोरोना का पेशेंट ही नहीं, वहाँ पे किसी की डेथ हुई है। सर्द खानों में जाते हैं, वहाँ मालूम करते हैं लोगों की जिंदगियाँ खराब हो गई हैं, लोग जो हैं गोल गोल घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। कब्रिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अलग दुकानदारी का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। अब आम बात यह है कि खुर्रम शेर ज़बान के इल्ज़ामात को खुद उनकी अपनी जमात के वफाकी वजीर असद उमर ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मुझे कोई रीजन नहीं है बिलीव करने के लिए, जैसे हमने कहा वो हर बॉडी और बहुत क्लोजली काम करते हैं। मेरे ख्याल में खुर्रम शेर ज़मान ने जो ये बात की है वो गैर जिम्मेदाराना बात की है। इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत की तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म की तरफ से उन्हें बयानबाजी से नहीं रोका गया है। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत पर तनकीद। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि सेहत का जो महकमा है वो सूबाई महकमा है। जनाब वाला तमाम जमीनी रास्ते, एयरपोर्ट्स, जहां जहां एंट्री पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, वहां पे सेहत का अमला जो है वो वफाक का है। ये फैक्ट्स जो है दुरुस्त कर रहे हैं। जनाब वाला आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की जो गफलत है उसकी वजह से है। अगर जो लॉकडाउन हमने शुरू में किया था 4, 5, 10 रोज, वो लॉकडाउन ठीक रहा, उस लॉकडाउन को हम कंटिन्यू रखते तो वो लॉकडाउन जो है आज हमें इस पीक के साथ मुकाबला करने की जो है कुव्वत और वेर विदाल जो है वो प्रोवाइड करता। हर सेक्टर का एक रेगुलेटर होता है। हमारे मुल्क में हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी कोई नहीं, उसको बैन किया गया हुआ है पीएमडीसी को। बावजूद इस बात के कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, वो सियासत की नजर हो गया पूरा हेल्थ सेक्टर। वज़ीर आज़म के पास वो पोर्टफोलियो है, एक मीटिंग में आए, वीडियो के ऊपर खिताब किया और छोड़ के चले गए। बाकी तमाम वहां पे लीडरान जो थे वो वहां पे मौजूद थे, तमाम पार्टीज के। आपने सीसीआई की फोरम इस सारी क्राइसिस में एक मीटिंग नहीं बुलाई। आईनी प्लेटफॉर्म है, उसको क्यों नहीं बुलाते आप? 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? कोरोना की सूरत हाल पर बहस के लिए बुलाए गए इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे। ये इल्ज़ाम तराशियाँ ऐसे वक्त में हो रही हैं जब डॉक्टर्स के साथ खुद हुकूमत भी आने वाले दिनों को कोरोना के फैलाव के हवाले से अहम करार दे रही है। केसेस बढ़ने के साथ अमवात में इजाफे के खदशे का इजहार किया जा रहा है और अब जो इदाद शुमार सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान में कोरोना अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना के रोजाना सामने आने वाले केसेस की तादाद अब मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान पाकिस्तान में 4,336 नए केसेस सामने आए हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक 9 मई को पाकिस्तान में कोरोना के 1991 केसेस 1991 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो एक दिन में रिपोर्ट होने वाले अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में किए गए 11,367 टेस्ट में से 1,476 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 30,923 हो चुकी है। जबकि 24 घंटे में 28 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 667 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद में
जिस रफ्तार से तेजी आ रही है उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुल्क में कोरोना के पहले 10,000 केसेस इब्तिदाई 57 दिनों में आए, जिसके बाद मजीद 10,000 केसेस 11 दिनों में सामने आए थे। यानी 57 दिन में पहले 10,000, फिर बहुत तेज़ी से केसेस सामने आए और फिर 7 दिनों में मजीद 10,000 रिपोर्ट हुए। यानी जो आखिर के 10,000 हैं वो महज 7 दिनों में, पहले 10,000 57 दिनों में रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में लॉकडाउन ऐसे वक्त में उठाया गया है जब केसेस की तादाद तो बढ़ रही है मगर अभी कोरोना वायरस का पीक नहीं आया है। और जब लॉकडाउन उठाया गया तो पहले ही दिन ना ताजिरों ने उसकी पासदारी की, ना अवाम ने उसकी पासदारी की, ना ही हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करा पाई। सूरत हाल में लॉकडाउन में नरमी और इस हवाले से हुकूमती वज़रा के बयानात हुकूमत की कोरोना से मुतालिक पॉलिसी पर सवालात उठा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हुकूमत गैर एलानिया तौर पर हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी इख्तियार करने जा रही है। यानी जब अक्सरियती आबादी को कोरोना वायरस हो जाएगा तो उनमें वायरस के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, फिर उन्हें वायरस लगेगा ना ही फैलेगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि चीन और अमेरिका जैसे ममालिक इस वबा को नहीं रोक सके। इस बीमारी ने फैलना है, ये ख़ास सतह पर फैल जाए तो बेहतर है ताकि मुस्तकबिल के लिए लोग इम्यून हो जाएं। हमने उसके प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर उमर का कहना था कि इस बीमारी का हल दो हैं, या तो एक सूरत में होगा कि या तो वैक्सीन दरियाफ्त हो जाए या फिर जो आरा आती हैं कि अगर ये बीमारी 70% आबादी को लग चुकी तो माहिरीन कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी लेवल आ जाता है और इसका फैलाव रुक जाता है। ये प्रोसेस पूरी दुनिया में है, इसीलिए लॉकडाउन किया गया ताकि ये लेवल तेज़ी से ना आए और जब तक वैक्सीन नहीं आती तो अस्पतालों पर इतना तेज़ी से प्रेशर ना पड़ जाए। अगर सब खुला होगा और तेज़ी से ट्रांसमिशन हो रही होगी, लॉकडाउन नहीं होगा, अवाम उसकी पासदारी नहीं कर रहे होंगे तो इतना तेज़ी से ये वायरस फैलेगा कि जो 70% अवाम को वायरस लगने का अमल है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में गुंजाइश नहीं होगी कि वो अवाम का इलाज कर सकें। और अगर इस बात को जायज़ा लें और फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की आबादी का जो 3/4 हिस्सा है उसको कोरोना वायरस हो जाए तो इसका नतीजा फौरी तौर पर अगर हो जाए तो तबाहकुन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 2.2% लोग जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। ये शरह है। अगर 14 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है तो अमवात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और अगर ये तेज़ी से हुआ तो अस्पतालों में जगह नहीं होगी इलाज करने के लिए। मगर इस वक्त पाकिस्तान में केसेस के बढ़ने के एतबार से शरह अमवात कम हैं। अहम बात यह है कि इस तरह की सूरत हाल खित्ते के दीगर ममालिक में भी नज़र आ रही है जहाँ शरह अमवात बहुत कम है। भारत में 68,789 केसेज हैं और 2,223 अमवात हैं। इस तरह शरह अमवात 3.2% बनती है। सऊदी अरब में 39,000 केसेस हैं मगर अमवात 246 हैं और शरह अमवात 6% है। रूस में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 2,21,000 से ज़ायद है मगर अमवात 2,000 है और शरह अमवात 1% से कम है। इसी तरह तुर्की में केसेस की तादाद 1,38,000 से ज़ायद है मगर अमवात 3,786 है और अमवात की शरह 2.7% बनती है। जबकि ईरान में जहाँ इब्तिदा में अमवात तेज़ी से बढ़ रही थी वहाँ भी अब शरह अमवात कम हो गई है। 1,09,000 केसेस हैं जबकि 6,685 लोग हलाक हुए हैं। इस तरह शरह अमवात तकरीबन 6.1% बनती है। यानी पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक की मौजूदा शरह अमवात अमरीका और यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कम है। अहम बात यह है कि हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी को बहुत कम ममालिक ने इख्तियार किया है, जिसमें बरतानिया भी शामिल है, जिसने इब्तिदा में इस पॉलिसी को अपनाते हुए लॉकडाउन ना करने का फैसला किया था मगर हालात ख़राब होने पर बरतानिया ने फैसले पर नज़रसानी करते हुए लॉकडाउन कर दिया। मगर स्वीडन फिर हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी पर अमल करता रहा मगर वहाँ भी केसेस बढ़ने पर उस पर तनकीद हो रही है और इसके पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में शरह अमवात स्वीडन में ज़्यादा है। दुनिया भर में माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि जल्दबाजी में लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला नुकसानदेह होगा। कोरोना फिर से वापस आ सकता है, बड़ी तबाही मचा सकता है और ऐसा हो भी रहा है। वो ममालिक जिन्होंने कामयाबी से कोरोना वायरस के फैलाव को रोका, उसकी पहली जो वेव थी उस पर काबू पाया, वहाँ लॉकडाउन में नरमी के बाद अचानक से कोरोना वायरस फैलने का दोबारा इस वक्त केसेस सामने आ रहे हैं। ईरान, जर्मनी, जनूबी कोरिया और चीन जिस ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की, अब उन्हें कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना है, जिसके बाद तशवीश फिर से बढ़ रही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तो तैयार नहीं हुई है और आखिर कब तक मुआशी सरगर्मियाँ बंद रखी जा सकती हैं। अगर 18 माह तक या 2 साल तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती तो मार्केट्स तो बंद इतने लंबे अरसे के लिए नहीं रखी जा सकती। अगर वो खुलेंगी फिर बंद होंगी तो फिर सूरत हाल क्या होगी। इस सब पर इस वक्त माहिरीन परेशान हैं। जनूबी कोरिया जहाँ कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पा लिया गया था, गुज़िश्ता 1 माह से कोरोना की वजह से कोई हलाकत भी नहीं हुई, दुनिया में उसकी मिसालें दी जा रही थी, मगर जब लॉकडाउन में नरमी की गई तो कोरोना वायरस के नए केसेस वहाँ अचानक सामने आ गए हैं। जनूबी कोरिया में आज कोरोना वायरस के मुतासरीन की 1 माह की सबसे बड़ी तादाद सामने आई है। एक दिन में 35 केसेस सामने आए हैं। जनूबी कोरिया में कारोबार के साथ नाइट क्लब्स भी खोल दिए गए और अब तक जनूबी कोरिया के नाइट क्लब से 86 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है और ये क्लब्स इस वक्त कोरिया में नए हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, जिसके बाद कोरिया की हुकूमत ने तमाम नाइट क्लब्स
और शराब खानों की बंदिश के अहकाम जारी कर दिए हैं और अब एक बार फिर से हुकूमत पाबंदियां लगा रही है। इसी तरह चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। वुहान शहर को 76 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद खोला गया। 3 अप्रैल के बाद यानी 1 माह के बाद अब वहां एक बार फिर से 5 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वही शहर है जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था। अब एक बार फिर से वहां केसेस सामने आ रहे हैं और वो भी 1 माह के बाद। इसके अलावा एक और चीनी शहर शुलान, जिसे शुमाली कोरिया और रूस के साथ उसकी सरहद लगती है, वहां एक ही दिन में 11 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये तमाम केसेस मकामी तौर पर मुंतकिल हुए हैं। इसलिए एक बार फिर से चीन में तशवीश पैदा हो गई। चीन और जनूबी कोरिया के साथ जर्मनी में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद नए केसेस सामने आने लगे हैं। जर्मनी में माहिरीन ने खबरदार किया है कि जब से हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है, कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से आने वाली जो कमी है वो रुक गई है और एक बार फिर से कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ गई। 20 अप्रैल को जब जर्मन हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया तो उस वक्त कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद 1000 रोजाना से कम हो गई थी, मगर अब ये तादाद एक बार फिर से 1200 से ज़ायद हो गई है। इसके बाद माहिरीन ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर पाबंदियां ना लगाई गई तो जर्मनी में एक बार फिर से कोरोना वायरस फैलने लगेगा। इसी तरह कोरोना वायरस ईरान में भी वापस आ गया है। ईरान ने 11 अप्रैल के बाद से आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया। मसाजिद को भी खोलने का ऐलान किया गया, मगर फिर अब एक बार फिर से कोरोना वायरस के फैलाव की खबरें सामने आ रही हैं और एक दिन में 51 अमवात हुई हैं, जिसके बाद ईरान ने कुछ मखसूस इलाकों में दोबारा से पाबंदियां लगा दी हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ कोरोना वायरस ने तबाही मचाई, फिर पीक किया, उसके बाद जब केसेस की तादाद में और अमवात की तादाद में कमी आने लगी तो इन ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी की, मगर एक दफ़ा फिर वहाँ पर केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि वो कौन सा लेवल होगा वैक्सीन आने से पहले जिसमें नरमी की जाए, अस्पतालों पर प्रेशर भी ना पड़े, कारोबार भी चल सके। और पाकिस्तान में वो लेवल क्या आ गया था, क्योंकि अभी तो केसेस की तादाद में इजाफा ही हो रहा था। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। और साहब बहुत शुक्रिया। और साहब आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान में जो अमवात की शरह है 2.2% है, केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। इस वक्त आप समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में जो नरमी की गई है 20-25 दिन बाद ज़ाहिर है इसके असरात पता चलेंगे, तो वेंटिलेटर्स, ICU बेड कम नहीं पड़े होंगे पाकिस्तान में। जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है, हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस सूरत हाल को काबू कर लेंगी। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें देखने से ज़रूरत रखती है कि इनको देखा जाए गौर से। ये जो 2.2 वाली शरह आप जिक्र कर रहे हैं, वो अगर आप टोटल नंबर को लें और उस पर डेथ्स को निकालें तो वो कई दफ़ा लोग उस रेशो को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एपिडेमिक्स में देखा गया कि ये रेशो कई दफ़ा चेंज भी होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक्चुअल लोग जो वेंटिलेटर्स पे हैं और जो ऑक्सीजन पे हैं और जो खुदा न खास्ता जिनकी मौत वाक़ई हुई है, वो सारे नंबर्स को देखा जाए। तो ये ज़रूर हुआ कि पिछले चंद दिनों में तकरीबन पूरा 1 महीना जो वेंटिलेटर्स पे मरीज़ों की का जो तादाद थी कुल पाकिस्तान भर में, वो कोई 45 के करीब उसकी एवरेज चल रही थी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी, लेकिन एवरेज आप कह सकते हैं तकरीबन 45। पिछले 3 दिन से इसमें ज़रूर इजाफा हुआ है, तो ये एक चीज़ है जो कि कंसर्न वर्दी है। और इसी तरह जो लोग ऑक्सीजन पे हैं उस नंबर्स में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अब आइंदा आने वाले दिनों में बहुत गौर से और बहुत जिसे कहते हैं ना बारीकी से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि ये नंबर्स किधर को जाते हैं। इसके अलावा जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी तादाद तो जाहिर है, जैसे बहुत अब इस पर बात हो चुकी है, वो नंबर्स टेस्टेड पे डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और होने चाहिए तो वो थोड़े से उसमें पॉजिटिव्स और भी दिखते हैं, लेकिन उसमें भी जो शरह है पॉजिटिव्स की, यानी जो प्रोपोर्शन उसमें से पॉजिटिव्स आ रहे हैं, उसमें भी कुछ इजाफा हुआ है। वो 8-9% के करीब होती थी, इस वक्त कोई 13 या 14 के करीब है। सो इसका मतलब है कि अमूमी तौर पे भी अगर देखा जाए तो कुछ इंडिकेशन मिलती है कि इन्फेक्शन में इजाफा आ रहा है और आइंदा चंद दिनों में इसी में से कुछ सीरियस मरीज जो हैं वो निकल सकते हैं अगले 2 या 3 हफ्ते बाद। मगर डॉक्टर साहब, अगर लग रहा है जैसे हुकूमत गैर एलानिया तौर पर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रही है, आप ज़रा फोकल पर्सन है वज़ीर आज़म के, ये जो मामला है जिस तरीके से हमने लॉकडाउन में नरमी की है और जिस तरीके से आज बाज़ार खुले हैं, अगर ये बहुत तेज़ी से हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ गए तो हमारा मेडिकल सिस्टम इसको बर्दाश्त कर पाएगा जितनी तेज़ी से केसेस सामने आएंगे? देखिए जी, हर्ड इम्यूनिटी तो एक कॉन्सेप्ट है जिसके आने में बहुत वक्त लग सकता है और उसमें ये फौरन नहीं आ जाती हर्ड इम्यूनिटी, तो कई महीने और कई साल इसमें कई दफ़ा लग जाते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि हमें जो चीज़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और हमने काफ़ी हद तक वो कर ली है, उसको फाइन ट्यून और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो डिफरेंशियल लॉकडाउन है, जो स्मार्ट है, जो टारगेटेड है उन जगहों को जहाँ आपको केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो ब्रॉड लॉकडाउन है इसकी एक सर्टेन मुद्दत ही हो सकती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग,
और उसकी जो दौरानिया है वो आपकी बीमारी की नौयत पे तो ज़रूर डिपेंड करता ही है, लेकिन आपके माशरे के मेकअप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगर वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद नहीं ज़्यादा अरसा चल सकता क्योंकि उसके दूसरे असरात हैं, इकोनॉमी को छोड़िए, उसके हेल्थ सिस्टम पे, हेल्थ के अंदर जो बाकी आपकी डिजीज़ हैं, क्रॉनिक कंडीशंस हैं, उस पर असरात हैं, उधर भी अमवात वाक़ हो सकती हैं, तो फिर आपने क्या करना है? आपने अपना रिस्पांस को मेजर्ड करना है और ये देखना है कि जहां कहीं केसेस ज्यादा हों उन इलाकों को, मोहल्लों को, जगहों को, उनको टाइटर लॉकडाउन किया जाए। और आपको शायद जान की खुशी हो कि सारे प्रोविंसेस में किसी ना किसी हद तक ये जो टारगेटेड किस्म का लॉकडाउन है ये अडॉप्ट किया जा चुका है और इसको फर्दर फाइन ट्यून भी किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ये बहुत ज़रूरी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं अडॉप्ट करेंगे तो फिर ये मामला जो है ये हाथ से निकल सकता है। और इसलिए इसमें खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है कि जहाँ कहीं ज़्यादा आपको फ्लेयर्स नज़र आए इस चीज़ के, जहाँ कहीं ज़्यादा इसकी तादाद नज़र आए, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, जिनको लोग कई दफ़ा हॉटस्पॉट्स का नाम देते हैं, तो फिर उन जगहों को उनके ऊपर टाइटर रिस्ट्रिक्शंस की जाएँ और वहाँ से मूवमेंट ज़्यादा टाइट की जाए और उन जगहों को फिर सपोर्ट भी। मगर डॉक्टर साहब, जब तक वैक्सीन नहीं आती, अब ज़ाहिर है 2.2% जो अमवात की शरह है वो हमें उन केसेस की पता है जो डायग्नोज हो गए, पता है कि मस्बत केसेस हैं, उसमें से 2.2% लोग उनकी हलाकतें हो गई क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते बहुत सारे लोगों में, तो पता नहीं है कि ओवरऑल जब हमें सबका पता चल जाए कि किस किस को असल में ये वायरस लगा था, चाहे वो एंटीबॉडीज टेस्ट के जरिए हो या कोई और टेस्ट, तो हमें सही शरह पता चले कि कितने लोग मरते हैं। इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि शौकत खानम में भी ज़ाहिर है ये टेस्ट हो रहे हैं, 50-60% आबादी को अगर होता है 10-11 करोड़ लोगों को वायरस, तो क्या कैलकुलेशन अप्लाई होगी? कितने लोग खुदा न खास्ता मर सकते हैं, उनकी संगीन सूरत हाल हो सकती है? मेरा ख्याल है जी कि जब देखिए दो चीज़ें हैं, ये जो डिटेक्टेड केसेस में से फर्टिलिटी है वो फ़र्क नंबर होता है, और जो अनडिटेक्टेड होता है ना वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा होता है, तो आमतौर पे उसमें वो 2% वाली अप्लाई नहीं होती। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो 1% से भी कम होगी, 0.3 या 0.1% की रेंज में होगी। अब जाहिर है ये कंजेक्चर है और इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो केस फर्टिलिटी रेशो है वो जो केसेस सामने आते हैं वो उसका है। सो वो अगर 2% वो है तो उसका ये मतलब नहीं कि जो टोटल अनडिटेक्टेड इन्फेक्शन है उसके 2% लोग जो हैं वो खुदा न खास्ता उनकी मौत हो जाएगी। वो नंबर जो है वो आमतौर पे बहुत छोटा होता है और ये तकरीबन हर एपिडेमिक में इसी तरह से देखा जाता है। दूसरी चीज़ जो है कि वक्त के साथ साथ जो वायरस है वो अपनी हैयत, शक्ल और जो विरुलेंस है और उसकी इन्फेक्टिविटी उसमें भी तब्दीली कुछ आती है। तो इस पर भी आजकल कुछ थोड़ी न्यूज़ है जो लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं शाहज़ेब साहब, ये जो हम जिस दौर में खड़े हैं ना, जहाँ जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो एक तूफान की तरह हमारी तरफ आ रहा है और उसमें से यूज़फुल चीज़ निकालना, मुस्तनद निकालना और उसको यूज़ करना अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए, ये भी अच्छे समझदार पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोगों के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है, हमारे यहाँ नहीं दुनिया भर में। सर, यहाँ तो नज़र आ रहा है कराची में बाकायदा तौर पर केसेस की तादाद सिंध में सबसे ज़्यादा इस वक्त कराची में आ रही है। वहाँ लाहौर में, क्योंकि शौकत खानम में भी ये टेस्ट और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या वाकई लाहौर में बहुत तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है और लाहौर हॉटस्पॉट बन रहा है इस वक्त? देखिए जी, मेरे ख्याल से तमाम जो बड़े शहर हैं, चूँकि वो गुंजान आबाद हैं, तो ये कुदरती सा अमल है कि जितने गुंजान आबाद शहर होंगे उनमें जो है इन्फेक्शंस की रेशो जो है वो बाकी जो कम गुंजान आबाद जगहों या शहरों या कस्बों या गांव से शुरू में हमेशा ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर, पेशावर, कराची, ये जो बड़े शहर हैं, इधर आपको केसेस ज़्यादा देखने में आएंगे और आए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक और अहम हकाई के कुछ वापस सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस की अलामात को नज़रअंदाज ना करें और ये भी ना समझें कि अगर सिर्फ बुखार होगा या आपका गला ख़राब होगा तो ही कोरोना की अलामात होंगी। कोरोना की बेशतर अलामात में चक्कर आना, पेट ख़राब होना, उल्टियाँ आना, डायरिया होना भी शामिल है। आपको सांस लेने में मसला नहीं हो रहा होगा, मगर वायरस आपका ऑक्सीजन लेवल इतना कम कर देगा कि आप किसी भी वक्त मरने के करीब होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। ऐसे लोगों की अमवात भी हुई हैं, इसलिए अलामात को गैर संजीदा ना लें। वॉशिंगटन पोस्ट में छपने वाली तहकीक के मुताबिक आज डॉक्टर्स मान रहे हैं कि कोरोना वायरस को अभी समझने से वो बहुत दूर है। अक्सर ये फेफड़ों पर ही हमला करता है, मगर ये इसके अलावा दिमाग, गुर्दों, दिल या यहाँ तक के पाँव के किसी हिस्से पर भी हमलावर हो सकता है। आपके पाँव के किसी हिस्से में, उंगलियों में निशानात पड़ जाना, खुशबू बदबू का फ़र्क ना महसूस होना, खाने का जायका चला जाना
या फिर आंख का सुर्ख हो जाना भी कोरोना की निशानियों में शामिल है। 4 महीने से ज़ायद एशिया, यूरोप और अमेरिका के तजर्बे के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था कि कोरोना वायरस नमूनिया और सांस की बीमारियों के अलावा कोई और अलामात भी जाहिर करेगा, मगर अब तो इस वायरस की अलामात ने साइंसदानों को, डॉक्टर्स को हैरान परेशान कर दिया है। कभी ये दिल पर हमला करके उसे कमज़ोर कर देता है और दिल के दौरे बढ़ने का ख़तरा बढ़ जाता है। कभी ये गुर्दों पर इतना बड़ा हमला करता है कि अक्सर अस्पतालों में डायलिसिस करने की मशीनें कम पड़ गई हैं। कभी ये नर्वस सिस्टम पर इतना बड़ा हमला करता है कि सूंघने और जायके की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। और कभी खून के खलियों में इतने बड़े लोथड़े बना देता है कि दिमाग को या फिर दूसरे आज़ा को खून का बहाव नहीं हो पाता और फौरी तौर पर मौत वाक़ई हो जाती है। ये ज़्यादा उम्र के लोगों को अक्सर अपना शिकार करता है, या उन लोगों को जो पहले ही बीमारियों से कमज़ोर हों, और ज़्यादा वज़न के लोगों पर भी हमलावर होता है। ये मर्दों को औरतों के मुकाबले में ज़्यादा मुतासिर करता है, मगर फिर अचानक ये हमला ख़वातीन पर भी हमलावर होकर उन्हें मुतासिर कर देता है। नौजवानों पर ये कभी असरअंदाज नहीं होता, मगर कभी बुरी तरह असरअंदाज होता है। पहले समझा गया कि बच्चे इससे महफूज हैं, मगर गुज़िश्ता हफ्ते बच्चों में दिल की पेचीदा बीमारियाँ सामने आईं, जिन्हें कोरोना वायरस से जोड़ा जा रहा है। जुमे को न्यूयॉर्क के गवर्नर ने मीडिया को बताया कि न्यूयॉर्क में 73 बच्चे बुरी तरह मुतासिर हो गए और न्यूयॉर्क रियासत में 5 साला बच्चा कोरोना वायरस का पहला शिकार बना जब उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद 2 मजीद बच्चों की मौत हो गई। इस खबर ने डॉक्टर्स को हिलाकर रख दिया, जो पहले ये समझ रहे थे कि वो अब इस वायरस को समझने लगे हैं और ये ज़्यादा उम्र के लोगों में ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। अब माहिरीन का ख्याल है कि कोरोना वायरस को समझने में सालों लग सकते हैं, क्योंकि इसका रवैया और किरदार माजी के कोरोना वायरस की जो फैमिली है उसके वायरसेस से मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ मगरिब में ये बहस हो रही है कि कोरोना वायरस से मौत या तो बहुत बूढ़े या फिर बहुत बीमार अफराद की होती है। जो लोग मर रहे हैं उन्हें वैसे भी कुछ टाइम में मर जाना था। कुछ टाइम पहले तक ये बात भी कही जा रही थी कि वो जो लोग मर रहे हैं वो या तो बहुत बीमार हैं या फिर वो बहुत बूढ़े हैं, इसलिए उन्हें कुछ टाइम में वैसे भी मर जाना था। मगर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की नई तहकीक में मरने वाले अक्सर अफराद पर तहकीकात की गई हैं, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस से मरने वाले जो लोग हैं उनमें मर्दों को उनकी ज़िंदगी के 13 साल और ख़वातीन को 11 साल की ज़िंदगी से महरूम कर दिया। यानी मरने वाले मर्दों को अगर कोरोना ना होता तो वो औसतन 13 साल और ज़िंदा रहते, और ख़वातीन 11 साल औसतन और ज़िंदा रहती। इसके अलावा द इकनॉमिस्ट ने इटली, स्कॉटलैंड और वेल्स से मरने वालों पर तहकीक की और हक़ाइक़ सामने रखे। उनके मुताबिक कोरोना वायरस से अगर 50 से 59 बरस के अफराद की मौत वाक़या हुई है तो उससे औसतन वो अपनी ज़िंदगी के 30 साल से महरूम हो गए। यानी वायरस ना होता तो वो 30 साल औसतन और ज़िंदा रहते। इसी तरह 60 से 69 बरस की उम्र में मरने वाले लोग 21 साल और ज़िंदा रहते। 70 से 79 बरस की उम्र में मरने वाले लोग अगर ना मरते तो 12 साल और ज़िंदा रहते। 80 से 89 बरस में जो मर गए उन पर तहकीक से पता चला कि उनकी ज़िंदगी के 5 साल बाकी थे, जबकि 90 बरस से ज़ायद उम्र के लोग औसतन 1 साल और ज़िंदा रहते। यानी ये सोचना कि कोरोना वायरस महज उन उम्र रसीदा अफराद या बीमार अफराद को मार रहा है जो वैसे भी कुछ वक्त के बाद मर जाते, गलत है। तहकीकें साबित कर रही है, इसलिए एहतियात कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।